वी आर गोइंग टू स्टडी द कोरिलेशन। आज हम कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कोरिलेशन पढ़ाइए सर, और कोरिलेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे करिकुलम का। तो आज हम इसमें खाली इंपॉर्टेंट चीजों को ही कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 110% आने वाली है, चाहे आप एसओ एस्पिरेंट्स हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, चाहे बीबीए के हो या जूनियर क्लासेस के हो। तो आइए समझते हैं कोरिलेशन है क्या। कोरिलेशन जैसे अगर आप देखेंगे तो नाम ही बताता है कि नाम में ही रिलेशन है। तो कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाले रिलेशनशिप को बताता है। तो कोरिलेशन ऑलवेज टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, कैसा रिलेशनशिप है। अब अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे तो रिलेशनशिप कई तरीके के होते हैं। तो पहले आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कई जगह एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी होंगे, लेकिन कॉमनली आपको दो वेरिएबल्स ही पढ़ने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए वी कैन से प्राइस एंड डिमांड। प्राइस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, फॉल हो जाती है। तो जब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज फॉल हो रही है तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। जब एक चीज बढ़ रही है और उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे तो ये रिलेशनशिप कई तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी तरीके का रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट हो रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में तो उसको कोरिलेशन बोला जाता है। सिंपल शब्दों में याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में अगर आप देखेंगे तो पहला कौन सा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, मतलब अगर बोले प्राइस बढ़ गया और अगर आप देखेंगे कि सप्लाई भी बढ़ गई तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये कोरिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। प्राइस फॉल हो जाता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, तो ये भी पॉजिटिव। मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें या सेम डायरेक्शन में फॉल हो तो पॉजिटिव कहलाता है। दूसरा अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो प्राइस एंड डिमांड। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या है, डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे एक चीज बढ़ रही है और एक चीज क्या हो रही है, फॉल हो रही है। एग्जांपल के लिए प्राइस एंड डिमांड। प्राइस जब बढ़ता है तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, और जब प्राइस फॉल होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस करा था वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन था। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होप सो समझ में आ ही गया होगा आपको। फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स या दो सीरीज जो दी हुई है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब दो वेरिएबल्स या दो सीरीज कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज करती है तो बन जाता है लीनियर कोरिलेशन। एग्जांपल के लिए अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो यहाँ रेशियो बराबर है, पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8। ठीक है, दूसरा यहाँ पे भी देखेंगे तो आप 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो ये रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से दोनों सीरीज बढ़ रही हैं। तो जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे लीनियर, और जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। तो ये जो नॉन लीनियर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डोंट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब दोनों सीरीज जो है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ पे बढ़ने का जो रेट है वो अलग अलग है। यहाँ 2, 4, 6, 8 है, यहाँ 3, 7, 12। तो पहले 4 का गैप था, फिर 5 का गैप हो गया, फिर 6 का गैप हो गया। तो मतलब दोनों में जो बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है सिंपल कोरिलेशन। नाम ही बोला जा रहा है सिंपल। सिंपल कहने का मतलब जब हम खाली दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन स्टडी करते हैं तो उसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई एंड प्राइस। तो यहाँ पे आप कई सारे एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हैं। तो जब खाली दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा सिंपल कोरिलेशन, याद रखिएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल, नाम में ही मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे हम मोर देन 2 वेरिएबल्स, मोर देन 3 वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं। तो देखिए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन। अब एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। कंट्री के अंदर जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो 3 से ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला मानसून हो गया, मानसून के अंदर अच्छी रेनफॉल हुई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। फिर टाइप ऑफ सीड, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, वाटर सप्लाई, जो आप इरिगेशन दे रहे हैं, तो ये 3, 4, 5 फैक्टर्स हैं, एक चीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जब रिलेशनशिप होगा तो वो मल्टीपल कहलाएगा। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल यही से पूछा जाएगा। अब न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो 3 बेसिक मेथड है। पहला स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम जल्दी नहीं आता है, स्कैटर डायग्राम को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन रेज होता है, उसमें एक स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन है और दूसरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो पहले हम लोग स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन पढ़ेंगे। स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन में 3 सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला अगर आप देखेंगे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में रैंक नहीं दिया होगा। दूसरा व्हेन रैंक्स आर गिवन। तीसरा व्हेन रैंक्स आर इक्वल। तो उसमें रैंक्स आर इक्वल वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा कार्ल पियर्सन में भी अलग अलग मेथड है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन मेथड से। आइए समझ लेते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करने वाले हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है RK इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, 1 माइनस ये अलग है, फिर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। अब ये जो अगर आप देखेंगे तो ये आरके किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। दूसरा अगर आप डी देखेंगे तो डी मतलब डेविएशन। डेविएशन मतलब रैंक में जो डिफरेंसेस आएंगे उनको हम डेविएशन के नाम से यूज करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, जब हम सॉल्व करेंगे तब हम आपको बता देंगे। और एन मतलब नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। आइए स्टूडेंट समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हमारा कोरिलेशन का है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का। जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो आप कैसे सॉल्व करने वाले। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक सीरीज दी हुई है एक्स में अगर आप देखेंगे तो 15, 17, 14, 13, 11, 12 करके लास्ट 9 दिया हुआ है। और एक सीरीज दी गई है वाई में अगर आप देखेंगे तो 15, 12, 4, 6, 7, 9, 10 लास्ट दिया हुआ है 5। अब ये 2 सीरीज आपको मिलेगी और यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है कि इसके बाद ये इसके बाद ये। फॉर्मूला आप देखेंगे तो फॉर्मूला हमारा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने देख लिया। अब इसी की बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें रैंक देना है, क्योंकि क्वेश्चन में रैंक नहीं दिया हुआ है। रैंक देने का 2 तरीका होता है, या तो आप सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट रैंक दीजिए या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दीजिए। आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दिया है। देखिए 9, पूरी सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 9, तो 9 को फर्स्ट रैंक। फिर 9 से बड़ा कौन सा है 10, तो 10 को सेकंड रैंक। फिर 10 से बड़ा अगर आप देखेंगे तो 11 को थर्ड रैंक दे दिया हमने। फिर ये 12 को हमने फोर्थ रैंक दे दिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 13 को फिफ्थ रैंक दे दिया। फिर इसके बाद 14 को 6th रैंक, फिर 15 को 7th रैंक, इसी तरीके से 16 को 8th रैंक, 17 को 9th रैंक, 18 को 10th रैंक। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हम पहले ही अलॉट कर चुके हैं, तो हमने सबको रैंक अलॉट कर दिया। तो ये हमारा हो गया R1। अब यही चीज आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है हमारा, सबसे छोटा है 2, तो 2 को फर्स्ट रैंक। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 3 को सेकंड रैंक। फिर इसके बाद आप देखेंगे 4 को थर्ड रैंक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्या मिल रहा है आपको, नेक्स्ट है 5th को 4th रैंक। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 6 को 5th रैंक, और फिर 7th को 6th रैंक। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है हमारा 9th को 7th, और फिर इसके बाद 10th को 8th। अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद हमारा 12 को अगर आप देखेंगे तो 9th रैंक दे दिया है, और 15 को 10th रैंक। तो यहाँ पे हमने लोएस्ट को सबसे पहली रैंक दी, उसके बाद रैंक को बढ़ाते चले गए हैं। अब ये हमारा आ गया R2। देखिए डी निकालने का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, तो डी निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है R1 - R2। अब R1 - R2 मतलब 7 - 10 कितना हो गया -3, 9 - 9 कितना हो गया 0, 6 - 3 कितना हो गया 3, 5 - 5 कितना हो गया 0, 3 - 6 कितना हो गया -3। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4 - 7 कितना हो गया -3। इसके बाद 8 - 2 कितना हो गया 6, 10 - 8 कितना हो गया 2, 2 - 1 कितना हो गया 1, और 1 - 4 कितना हो गया -3। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट फॉर्मूले में देखिए हमें क्या चाहिए था, डी स्क्वायर चाहिए था। अब हमने डी का स्क्वायर यहीं पे कर दिया, तो -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और -3 का 9। अगर हमने सबको जोड़ा तो हमारी सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 86। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो आपने 6 सिग्मा डी स्क्वायर आपका हो गया 86 एन क्यूब माइनस एन। अब एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लीजिए। तो टोटल जो है 10 वेरिएबल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कर देना है 10 का क्यूब -10। ठीक है,
आप 6 इंटू 86 ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 1000 माइनस 10 हो जाएगा आपका 990। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.52, 1 माइनस 0.52, ये आपका 0.48। अगर आपसे कोरिलेशन पूछा जाता है और ये पॉजिटिव में है तो ये आपका हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। आई स्टूडेंट क्वेश्चन समझते हैं। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग है तो जरूर देखिएगा इसको पूरा आखिरी तक, तभी समझ में आएगा। देखिए बोला क्या जा रहा है, एक सीरीज दी है x में 15, 10, 20, 28 और लास्ट 18 है, और एक सीरीज है y 16, 14, 10, 12, 11 और लास्ट है हमारा अगर आप देखेंगे तो फिर 12। तो यहाँ रैंक्स रिपीट हो रही है, रैंक्स इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग व्हेन रैंक्स आर इक्वल या नंबर्स आर रिपीटेड के नाम से भी जानते हैं भाई, कि जब नंबर रिपीट होगा तब फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रैंक देने के दो तरीके, या तो आप स्मॉलेस्ट नंबर को फर्स्ट रैंक दीजिए या लार्जेस्ट नंबर को फर्स्ट रैंक दीजिए। तो यहाँ पे हमने लार्जेस्ट को दे दिया, तो हमने आपके लिए दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 28 को फर्स्ट रैंक, फिर 28 के बाद अगर आप देखेंगे तो उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा अगर आप देखेंगे तो उससे छोटा है हमारा 20 को सेकंड रैंक, 18 को थर्ड रैंक, 16 को फोर्थ रैंक, इसके बाद 15 को फिफ्थ रैंक और 12 को सिक्स्थ रैंक। अब बात आ जाती है भैया 10 और 10, ये 10 दो बार रिपीट हुआ है तो उनको रैंक कैसे दें। तो अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट रैंक हमने अलॉट करी है वो अलॉट करी है, अगर आप देखेंगे तो सिक्स्थ के बाद अगर आप देखेंगे तो 10 को भी 7 दे सकते थे और इसको भी 7, लेकिन दोनों को रैंक हम सेम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो 10th जो है दो बार आ रहा है, तो अगर आप देखें तो एक 10th को अगर देखेंगे तो हम 7th रैंक दे सकते थे और एक 10th को हम 8th रैंक दे सकते थे, लेकिन ये बेईमानी हो जाती क्योंकि दोनों सेम नंबर है, और अगर हम उसको एक रैंक पीछे कर देते तो ये ईमानदारी नहीं है। तो ध्यान रखिए फिर क्या करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना। जब नंबर रिपीट होगा तो आपको 10th की रैंक निकालने के लिए, अगर आप 10th की रैंक निकालना चाहते हैं तो आपको इन दोनों नंबर को प्लस कर देना है, 7 + 8 और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, और 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 7.5, और फिर आप दोनों को 7.5 और 7.5 इक्वली बांट देंगे। 7.5 दोनों को दे दिया। मान लेते हैं 10th के बाद यहाँ पे सीरीज में ऐसे दिया तो नहीं दिया, अगर मान लेते हैं 9th नंबर भी दे देता तो 9th नंबर को हम कौन सी रैंक अलॉट करते हैं। देखिए हम ये दोनों नंबर यूज कर चुके हैं, तो 7th और 8th नंबर आपको दोबारा नहीं देना है किसी को। 9th नंबर को जो रैंक अलॉट होती तो 8th के बाद अगर आप देखते हैं 9 आ रहा होता तो 9th रैंक अलॉट होती। मतलब अगर आप ये दो नंबर यूज कर चुके हैं तो ये दो नंबर आपको, ये दोनों रैंक किसी भी नंबर को अलॉट नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8 के बाद जो नंबर आएगा वो रैंक आपको अलॉट करनी है। देखिए इसमें जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे रैंक देते हैं, यहाँ पे 18 को हमने क्या दिया, फर्स्ट रैंक दिया। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 18 के बाद कौन सा है, 18 के बाद अगर आप देखें 16, तो 16 को सेकंड दे दिया, फिर 15 को थर्ड दे दिया, और 15 को थर्ड के बाद 14 को फोर्थ दे दिया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके बाद क्या आ रहा है, फोर्थ दे दिया। फोर्थ के बाद आप देखते हैं तो भाई 12 बच रहा है, तो 12th और 12th, ठीक है। तो इनको हमने 5.5 कैसे दिया फिर समझ लीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो 4 रैंक तक अलॉट कर दिया है, तो एक 12th अगर आप देखें तो एक 12 को अगर हम 5th रैंक दे देते हैं और दूसरे को अगर हम 6th रैंक दे देते हैं तो ये बेईमानी हो जाएगी। तो हमें दोनों को इक्वल रैंक देनी पड़ेगा। इक्वल रैंक कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। दोनों को हमने क्या दिया 5.5। अब आप नेक्स्ट समझिए, 12 के बाद क्या है 11। देखिए 11 को हम कौन सी रैंक दे सकते थे, 11 को हम 6 दे सकते थे, लेकिन 6 नहीं देंगे क्योंकि 6 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। यही चीज मैं आपको ऊपर बता रहा था, 6 नहीं देंगे हम, सीधे कौन सी रैंक अलॉट करेंगे, 7th रैंक अलॉट करेंगे। तो हमने 11 को कौन सी रैंक अलॉट कर दी, 7th रैंक। अब सारी नंबर्स को हमने रैंक दे दी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी को। डी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या है, R1 - R2। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो ये याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे R1 हमारा था, R1 5 - 2 कितना हो गया 3, 7.5 - 4 हो गया 3.5, 2 - 8 हो गया -6, 1 - 5.5 - 4.5, 6 - 7 हो गया -1, 7.5 - 3 4.5, ठीक है। 4 - 1 हो गया 3, 3 - 5.5 हो गया -2.5। अब ये डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है। तो डी का स्क्वायर में आप सबका स्क्वायर कर दीजिएगा। सबका स्क्वायर करके जब आप जोड़ेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 114। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा तो बिल्कुल भी हैरान परेशान मत होइए और समझिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए अभी तक तो जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे तो क्या था, RK = 1 - 6 सिग्मा
डी स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। इतना तो फॉर्मूला अभी तक पढ़ ही रहे थे। देखिए एन क्यू माइनस एन तो वही है, तो उसको आपको याद नहीं करना है। 6 सिग्मा डी स्क्वायर भी वही है, बस खाली इतना याद रख लेना है। तो इसमें याद रखने में कुछ याद थोड़ी ना है। 1/12 याद कर लिया, 1/12 तो है ही है। एम क्यू और फिर एम और फिर एम क्यू फिर एम। पहले वाले में 1 लिख देना है, दूसरे वाले में 2 लिख देना है, ऐसे याद रख लीजिएगा। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो वही है। सिग्मा डी स्क्वायर के बाद प्लस 1/12 एम क्यू एम प्लस 1/12 एम क्यू एम। ठीक है, अब पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो 1 1 लगा देना है, दूसरे वाले में 2 2 लगा देना है। अब ये किसको डिनोट कर रहा है? देखिए ये जो है ये हमारा एक्स सीरीज को डिनोट कर रहा है। ये बताना है कि एक्स सीरीज में नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाई सीरीज को डिनोट कर रहा है। तो वाई सीरीज में नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो एक्स सीरीज में नंबर 2 बार रिपीट हुआ था, और मतलब एक नंबर 2 बार आया था। y में देखेंगे तो एक नंबर 2 बार आया था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू आपकी बन जाती है 2। हाँ, तो दोनों ही जगह हमें m की वैल्यू में क्या लिखना है? 2 लिखना है। अब हमारे पास वैल्यूज पहले से हमने निकाल के रखी हुई है। सिग्मा डी स्क्वायर आपका 114, n की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और m तो हमने बता ही दिया आपको क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं 3 सीरीज अगर आपके पास आ जाती हैं, तो यहाँ पे 1/12, ठीक है, m2 जो लिखा है इसको m3 माइनस m3 कर देंगे। तो अगर आपका x y z करके 3 सीरीज दिया होता है, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो उतना आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। 1 6 को 6 लिखा रहने दीजिए। सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 114। सारी वैल्यूज प्लॉट कर दीजिए। 1/12 रखा। देखिए पहली सीरीज नंबर कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सीरीज में नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए अगर आप देखेंगे तो कैसे आप सॉल्व करने वाले हैं, और नीचे अगर आप देखें नीचे क्या है हमारा? 8 का क्यूब माइनस 8। पहले 1 - 6 ये आपका 114। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/12 8 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1/12 8 का क्यूब हो जाएगा हमारा, सॉरी 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला फ्रैक्शन कैसे है। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो 8 का क्यूब माइनस 8, ठीक है, तो 8 का क्यूब निकाल लीजिए, उसमें से हम क्या करेंगे? 8 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये आपका 2 मतलब यहाँ पे m जो है 2 बार रिपीट हुआ है एक सीरीज में, मतलब सीरीज में एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ m की वैल्यू 2 हो जाएगी। y में भी एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये 2 हो जाएगी। अगर 3 बार रिपीट होता है एक नंबर, तो यहाँ 3 रखते हैं m की जगह, और y में भी अगर 3 बार रिपीट होता है तो वहां 3 रखते हैं। तो इतना आप याद रखिए। अब यहाँ पे आप देखिए हमने कैसे सॉल्व करा है। 2 का क्यूब ये मैंने आपको बता ही दिया था, और 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा। इधर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 - 2 6। अब ये इसको देखिए 6 114 प्लस 1/12 इंटू 6, 1/12 इंटू 6, 6 से 12 को काटा तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब 1/2 को हम लोग 0.5 भी ले सकते हैं, तो ये हो गया 114 प्लस 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, अब 0.5 बन जाता है 1, और 1 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका 115। तो 114 प्लस 1 कितना हो गया? 115। तो 6 इंटू 115 हमारा बन जाता है 690, और 690 अगर आप फ्रैक्शन में देखेंगे तो डिवाइडेड बाय 504। तो पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। इस फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.36, और 1 - 1.36 ये आ गया आपका -0.36। ये आपका फाइनल आंसर है, और ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट बनता है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके आंसर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कोरिलेशन का। नेक्स्ट हम कार्ल पियर्सन को लेकर के आएंगे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एएसओ स्टूडेंट्स के लिए खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए हम एक स्पेशल एडिशन, एक स्पेशल सेशन लेकर के आएंगे, जहां हम उनके करिकुलम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करके बताएंगे। तो प्लीज हमारे वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। एंड all the best and thank you for watching.